तो दोस्तों आप सभी छात्रों का सेंटअप एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे तैयारी करें सेंटअप एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो में हम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं उसको पूरा याद कर लेना, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। आपका सेंटअप एग्ज़ाम 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप सभी छात्रों को पता ही होगा, ठीक है। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव कुछ बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर इसे याद कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि परिवर्तन का कोण होता है। परिवर्तन का कोण होता है, आप लोग तो परिवर्तन और अपवर्तन के नियम पढ़े ही होंगे, तो आपको पता ही होगा कि परिवर्तन का कोण क्या होता है। तो परिवर्तन का कोण जो होता है वो होता है अपरिवर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। क्या होता है वो परिवर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। परिवर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग परिवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर और नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आ गया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बी पट्टी पर लगा ही दोगे। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है किस दर्पण द्वारा। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर तीनों प्रकार के दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर बी को देंगे, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आ गया 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों दर्पण द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। तीनों दर्पण द्वारा हम लोग आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे, अवतल दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखना अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर प्रश्न का आता है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर स्थित होने वाले वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बन सकता है। तो अनंत पर। आंसर होगा डी नंबर अनंत। याद रखना आंसर हो जाएगा डी नंबर अनंत पर, ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है दुगुनी, आधी, बराबर या फिर चौथाई। तो याद रखना अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या कहता है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r/2, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। उसकी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी पर ठीक लगाएंगे, आधी होती है। ए बराबर r/2 होता है। इस समीकरण को याद भी रखना, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न इस पर पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर के लिए, ठीक है। इसलिए याद रखना F बराबर r/2 होता है। और कभी कभी पूछ देता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो यही F बराबर r/2 हो जाएगा या फिर r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा तो मिल जाएगा r बराबर 2f मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहे तो आप लोग टिक लगा देना, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा तो आंसर होगा सी नंबर, काल्पनिक और बड़ा, यानी कि आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब
तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है कि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित बनता है। तो आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच अगर हम रखेंगे वस्तु को तो ऐसा हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखना, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है अवतल उत्तल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है उल्टा, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है काल्पनिक और यहाँ पर सीधा, और यहाँ पर वास्तविक और उल्टा, और यहाँ पर वास्तविक और सीधा। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं दिया है ऑप्शन में, काल्पनिक और सीधा होना चाहिए, जो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना काल्पनिक और सीधा होगा। यहाँ पर काल्पनिक और उल्टा है तो काल्पनिक और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक और सीधा इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा भी और उल्टा भी। याद रखना इसका आंसर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर हम दोस्तों ए को देंगे। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमेशा सीधा, तो सीधा कब बनता है, काल्पनिक में ही बनता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में यानी कि जो हम लोग हजामत बनाते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक दर्पण से किसी भी दूर पर स्थित एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, हो सकता है या अवतल हो, उत्तल हो, समतल उत्तल दोनों हो, या फिर इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों वही क्वेश्चन यहाँ पर आ ही गया दोस्तों, संबंध f बराबर r/2 सत्य है, संबंध f बराबर r/2 संबंध है, तो आंसर याद रखना सी में दिया है, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए f बराबर r/2 सत्य है। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला प्रश्न कि प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है, तो परिवर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न कहता है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है, तो याद रखना इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर वह मुड़ जाती है। ठीक है, आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग सेंटर एग्जाम आपका अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बीत जाता है और आप लोग अच्छे तरीके से लिख भी देते हो तो समझ जाना वही दोस्तों आपका मेन बोर्ड में भी काम आएगा। जैसे दोस्तों ये तो समझ लीजिए जो सेंटर एग्जाम में आपसे टेस्ट लिया जा रहा है एक तरफ से, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे देते हो तो समझ लेना आप लोग अब मेन एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सेंटर एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा, और आप लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सभी छात्र प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है।